आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। यूटीआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कॉमनली इससे क्वेश्चंस आते हैं। और जब भी यूटीआई से क्वेश्चन आएगा तो आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाएगा। क्लिनिकल सिनेरियो में दिया जाएगा कि देयर इज़ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। देयर इज़ इंक्रीज अर्जेंसी एंड देयर इज़ बर्निंग मैक्चुरेशन, जलन हो रही है यूरिनेशन के दौरान। इस टाइप का कुछ क्लिनिकल सिनेरियो आपको दिया जाएगा दैट कि एक मेल या एक फीमेल पेशेंट, मिडिल एजड पेशेंट आपके पास आ रहा है। उसके पास सिम्टम्स है कि यूरिनेशन बहुत बार हो रहा है और जलन वगैरह हो रही है यूरिनेशन के दौरान। उस केस में आपको डायग्नोस करना होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड जब आप ये डायग्नोस कर लेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट इज योर डायग्नोसिस। आपको डायग्नोस करना है दैट इट इज़ अ केस ऑफ मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछेगा दैट इज कॉजेटिव एजेंट्स, पूछना ही है। सबसे नेक्स्ट अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि कॉजेटिव एजेंट क्या है वो बता दो हमको। तो पॉजिटिव एजेंट्स आपको बताने के लिए आपको अलग अलग करके बताना होगा। आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको सभी पॉजिटिव एजेंट्स को अलग अलग करके बताना होगा। तो आप लोग सबसे पहले उसको सेपरेट कर लेंगे इनटू बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड दी फंगस। तो बैक्टीरिया में आपको जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है वो है आपका ई कोलाई, जो कि 70% केसेस में यूटीआई करता है। इसके बाद क्लेप्सियला न्यूमोनी है, प्रोटियस स्पीसीज है और स्यूडोमोनास एरुजुनेसा भी है। ये आपके 4 बैक्टीरियाज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूटीआई करते हैं। वायरसेस के केस में आपको बीके वायरस लिखना होगा एंड एडिनो वायरस 11 एंड 12। दिस टू आर मोस्ट कॉमन वायरसेस विच कॉज द यूटीआई। ये दो आपको मेंशन करना होगा। और पैरासाइट, यदि आपको पैरासाइट भी लिखना होगा तो पैरासाइट्स में स्किस्टोजोमा हेमाटोबियम और ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये जो 2 पैरासाइट्स है ये दोनों यूटीआई कर सकते हैं। और फंगस में कैंडिडा एल्बिकेंस है। तो आपको इस प्रकार से कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में लिखना होगा टू गेट फुल मार्क्स ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स। आफ्टर दैट उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूटीआई के टाइप्स क्या क्या हैं। यूटीआई के टाइप्स जानने के लिए आप यहाँ देखिए, यूटीआई के टाइप्स होता है अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई मतलब कि किडनी एंड यूरेटर में इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट जो भी हो, वट एवर मे बी द पॉजिटिव एजेंट, इन्फेक्शन जो हुआ है वो किडनी एंड यूरेटर में हुआ है, तब आप लोग उसको बोलेंगे अपर यूटीआई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया लिखने में, आप लोग इसको समझ लेना, तीर मैंने इसलिए एरो बना भी दिया है। अपर यूटीआई मीन्स इन्फेक्शन इन द किडनी एंड द यूरेटर। और लोअर यूटीआई का मतलब होता है इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रा एंड दी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा और ब्लैडर में जब इन्फेक्शन होगा उसको हम लोग लोअर यूटीआई बोलते हैं। और जब किडनी एंड यूरेटर में इन्फेक्शन होगा उसको हम लोग अपर यूटीआई बोलते हैं। उसके बाद आपको पूछ सकता है पैथोजेनेसिस क्या है इसका, ऑफ द यूटीआई। पैथोजेनेसिस को आंसर करने के लिए अगेन आप लोग उसको फॉर गेटिंग मोर मार्क्स आप लोग उसको डिवाइड कर लीजिएगा इनटू द असेंडिंग रूट एंड इनटू द डिसेंडिंग रूट। असेंडिंग रूट में करने के लिए असेंडिंग रूट जो है दैट इज द रूट ऑफ पैथोजेनेसिस इन 95% केसेस ऑफ यूटीआई। 95% यूटीआई केसेस में जो मोस्ट कॉमन रूट है पैथोजेनेसिस का वो है असेंडिंग रूट। और डिसेंडिंग रूट जो है वो केवल 5% केसेस ऑफ यूटीआई में डिसेंडिंग रूट से यूटीआई होता है। ओके, डिसेंडिंग रूट का क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग रूट का मतलब होता है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कहाँ से, ऊपर से नीचे कैसे आएगा? ऊपर से नीचे तभी आ सकता है जब वो इन्फेक्शन ब्लड में हो, कोई सेप्टिसीमिया हुआ हो या कोई सेप्सिस हुआ हो। तो उस केस में जो ब्लड है वो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट रीनल पैरेन्काइमा में एंटर कर सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस कर सकता है, जिसके बाद यूटीआई होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अपर यूटीआई होता है उसमें किडनी अफेक्टेड होती है। तो यूटीआई का केवल इतना मतलब नहीं है कि यूरेथ्रा या यूरेटर इन्फेक्ट होगा। यूटीआई का ये भी मतलब है कि किडनी भी अफेक्टेड हो सकता है, किडनी भी इन्फेक्टेड हो सकता है, यूरेटर भी हो सकता है, ब्लैडर भी हो सकता है और यूरेथ्रा भी हो सकता है। जब ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं लोअर यूटीआई। और जब किडनी और यूरेटर इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं अपर यूटीआई। तो जब डिसेंडिंग रूट से इन्फेक्शन आ रहा है, ब्लड्स के थ्रू जो बैक्टीरिया या फिर जो भी पैरासाइट या कुछ भी जो पॉजिटिव एजेंट है वो जब आ रहा है ब्लड के थ्रू किडनी में आ रहा है, तो
तब वो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग रूट, क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो और जब वो किडनी में आ रहा है तो किडनी में के इन्फेक्शन को हम लोग पायलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो डिसेंडिंग रूट जो है उससे पायलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। सो ये एक पैथोजेनेसिस हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई। और एक पैथोजेनेसिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन है वो है असेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि एसेंड हो रहा है। एसेंड कैसे होगा? एसेंड होने का एक ही रूट है कि पहले यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ, फिर यूरेथ्रा से ब्लैडर में गया, ब्लैडर से यूरेटर में, और यूरेटर से किडनी में। तो मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं असेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि असेंडिंग रूट में क्या होता है, देर इज सिडलिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट बाय दी सेक्सुअल इंटरकोर्स या इंस्ट्रूमेंट, कोई कैथेटराइजेशन हुआ या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हुआ, तो उसके दौरान जो यूरेथ्रा है या फिर जो यूरेथ्रा ऑफ आइदर मेल और फीमेल किसका भी हो सकता है, तो जो यूरेथ्रा है वो उसमें जो है वो पैथोजन एंटर कर गया है ड्यूरिंग एनी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरेथ्रा है वहाँ पे जो बैक्टीरिया इंटर हुआ है या फिर जो पैरासाइट इंटर हुआ है वो कॉलोनाइज करेगा। कॉलोनाइज मतलब कि इपिथेलियम पे अपना नंबर बढ़ाएगा, वो जो भी पैरासाइट है या जो भी कॉजिटिव एजेंट है वो अपना नंबर बढ़ाएगा। फिर नंबर बढ़ाने के बाद फिर वो ब्लैडर में असेंड करेगा, क्योंकि यूरेथ्रा तो ब्लैडर से कनेक्टेड है ना। तो यूरेथ्रा के थ्रू वो ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर में जाके हम लोग जानते हैं कि ब्लैडर का जब इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। मतलब कि ब्लैडर जो जैसे इन्फ्लामेशन को इन्फ्लामेशन जब भी कहीं होता है तो हम लोग उसको आइटिस लगा के बोलते हैं ना। जैसे किडनी में या नेफ्रॉन्स में जैसे इन्फेक्शन हुआ तो नेफ्राइटिस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैडर में जब इन्फेक्शन होता है तो सिस्टाइटिस बोलते हैं। जैसे बोन्स में इन्फेक्शन हुआ तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं। ओके, सो अब यूरेथ्रा भी कोलोनाइज हो गया है, ब्लैडर भी इन्फेक्टेड हो गया है, सिस्टाइटिस हो गया ब्लैडर में भी। और उसके बाद अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव एजेंट है वो फिर ऊपर उठेगा। किसके थ्रू ऊपर उठेगा? ब्लैडर किससे कनेक्टेड है? किडनी से, यूरेटर से। हम सबको पता है कि किडनी से यूरेटर आता है, यूरेटर से फिर वो ब्लैडर में ड्रेन करता है। तो ब्लैडर के थ्रू फिर वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर से इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देगा किडनी में। ठीक है, तो किडनी में जब जाएगा तो किडनी में अगेन यहाँ पर भी पायलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। तो पायलोनेफ्राइटिस देखिए दोनों केसेस में हो रहा है। ओके, पायलोनेफ्राइटिस असेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस से भी हो रहा है और डिसेंडिंग रूट से भी हो रहा है। लेकिन जो पायलोनेफ्राइटिस असेंडिंग रूट से हो रहा है ये ज़्यादातर कॉमन है, क्योंकि सेप्सिस हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो डिसेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि सेप्सिस या सेप्टिसेमिया भी उतना कॉमन नहीं है। लेकिन असेंडिंग रूट क्यों कॉमन है? क्योंकि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है लाइक यूरेथ्रा में कोलोनाइजेशन या ब्लैडर का इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए असेंडिंग रूट पैथोजेनेसिस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अबाउट 95% केसेस में यही देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग को देखना है कि यदि कोई इन्फेक्शन हो भी रहा है, यूरेथ्रा में कोई कोलोनाइजेशन हो रहा है या कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंट्री कर भी लिया यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग आइदर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो ऐसा नहीं है कि वो पायलोनेफ्राइटिस करके ही छोड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक सो, क्योंकि हमारे पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स भी हैं जिसके द्वारा हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस को यूटीआई तक जाने से बचा लेते हैं। मतलब हम लोग का जो बॉडी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्मॉल इन्फेक्शन को यूटीआई तक नहीं जाने देता है, उसके पहले ही उसको डिसॉल्व कर देता है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं हमारे बॉडी में, लाइक सम द यूरिनरी फैक्टर्स है और कुछ म्यूकोसल इम्यूनिटी फैक्टर्स भी है। तो यूरिनरी फैक्टर क्या है कि देर इज एसिडिक यूरिन। यूरिन हमको पता है कि यूरिन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, और यूरिन का ऑस्मोलैलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू एसिडिक यूरिन और हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी द पैथोजेंस जो कॉलोनाइज कर रहे हैं यूरेथ्रा में वो इनहिबिट होंगे, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। साथ में जब यूरिनेशन होता है तो एक स्पीड से यूरिन पास होती है, तो उसके कारण मैकेनिकल फ्लशिंग भी होता है जिसके कारण कॉलोनाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि बैक्टीरिया तो फ्लश आउट हो जाएगा ना बाहर की तरफ। तो इसलिए कॉलोनाइजेशन नहीं हो पाता है, और कॉलोनाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो एसेंड नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ, तो यूटीआई भी नहीं होगा। सो ये है यूरिनरी फैक्टर जो हमारे जो किसी भी स्मॉल इन्फेक्शंस को यूटीआई तक जाने नहीं देता है। और कुछ म्यूकोसल इम्यूनिटी भी है यूरेथ्रा की, जो स्मॉल इन्फेक्शन को या स्मॉल
कुछ बैक्टीरिया एंटर कर गया गलती से, तो उसको यूटीआई तक नहीं उसको मतलब यूटीआई करने नहीं देता है। तो म्यूकोसल इम्यूनिटी क्या है जो यूटीआई प्रिवेंट करता है? सो लाइक म्यूकोसल आईजीए है, इपिथेलियम, जो यूरेथ्रा का इपिथेलियम वहाँ पे आईजीए रहता है, तो वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बैक्टीरिया या पैरासाइट्स को। साथ में टैम हॉर्सफल प्रोटीन्स है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा टैम हॉर्सफल प्रोटीन के बारे में। तो ये जो प्रोटीन्स है और साथ में जिंक जो प्रोस्टेटिक सिक्रेशन में रिलीज होता है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और जो बैक्टीरिया है उसको यूटीआई करने से प्रिवेंट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया यूटीआई ना कर सके। तो ये जो दो मैकेनिज्म थे ये होस्ट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट यूटीआई। ना अब हम लोग देखते हैं लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि कोई एक मिडिल एजेड मैन या ओमेन है, मोस्ट कॉमनली ओमेन ही होगी क्योंकि यूटीआई मोस्ट कॉमनली ओमेन्स में ही होता है, ओमेन में ही होता है। तो पेशेंट आ रही है, अर्जेंसी है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन का, इंक्रीज अर्जेंसी है और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है यूरिनेशन के दौरान। तो आपको लैब डायग्नोसिस क्या करना है, आप कैसे उसको डायग्नोज करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए कभी भी आप किसी भी इन्फेक्शन का डायग्नोसिस आप करेंगे तो सबसे पहले आपको स्पेसिमेन का कलेक्शन करना है और स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करना है लेबोरेटरी तक। ओके, दीज 2 पॉइंट्स आर कॉमन टू ऑल दी लैब डायग्नोसिस ऑफ एनी इन्फेक्शंस। तो आपको किसी भी इन्फेक्शन का लैब डायग्नोसिस लिखें, ये 2 पॉइंट्स आपको लिखना ही है स्टार्टिंग में, स्पेसिमेन कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एक 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कैसे हम लोग लैब डायग्नोसिस में प्रोसीड करते हैं यूटीआई के लिए। तो इस सबसे पहला होता है स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करेंगे हम लोग? स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है वाइड माउथेड स्क्रू कैप्ड स्टेराइल कंटेनर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कंटेनर भी बोलते हैं। आप लोग ने माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल्स में देखा ही होगा अबाउट दिस यूनिवर्सल कंटेनर। ये स्पॉटिंग में भी रहता है, हम लोग के एग्ज़ाम में भी तो था स्पॉटिंग में यूनिवर्सल कंटेनर, आपके एग्ज़ाम्स में भी रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली रहना ही चाहिए। तो वो यूनिवर्सल कंटेनर हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए यूरिन के। तो कौन सा स्पेसिमेन हम लोग प्रेफर करते हैं, कलेक्ट करते हैं? तो उसके लिए आपको ये पूरा सेंटेंस याद रहना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। ओके, सुबह सुबह का क्लीन कैच और मिड स्ट्रीम यूरिन हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन भी कर सकते हैं और जो मोस्ट आइडियल स्पेसिमेन होगा, ओके, इसको मार्क करिए। सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन मतलब प्यूबिस के जस्ट ऊपर आप कोई सिरिंज के थ्रू एस्पिरेट कर रहे हैं यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर डायरेक्टली, तो उस केस में वो जो स्पेसिमेन होगा वो जो है वो मोस्ट आइडियल स्पेसिमेन होगा, वो जो है मोस्ट आइडियल स्पेसिमेन होगा। बट ये फिजिबल नहीं है हम लोग के लिए, उतना सुविधाजनक नहीं है ये, क्योंकि सब पेशेंट्स को लिटा के और प्यूबिस के ऊपर सिरिंज लगा के और यूरिन को खींच लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर हो जाएगा। तो कोई सोचेगा कि अ, अ, मतलब ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि यूटीआई लेके ही रहे हम समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको आइडियल स्पेसिमेन तो है लेकिन फिजिबल नहीं है। सो कब हम लोग सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन यूज़ करते हैं? सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब पेशेंट कोमा में है या इन्फेंट है। तो कब यूरिनेट इन्फेंट करेगा कोई जानता नहीं है ना, और कोमा में है तो इन दैट केस ऑल्सो वी डू नॉट नो अबाउट द स्टेट ऑफ द पेशेंट। सो उन केस में हम लोग सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन कर सकते हैं। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई पेशेंट कोमा में है तो आप उसका यूरिन सैंपल कैसे लेंगे यूटीआई इन्फेक्शन चेक करने के लिए। सो आपको बताना होगा कि उस केस में हम लोग सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन कर सकते हैं। और कोई पेशेंट कैथेटराइज्ड है, तो कैथेटराइज्ड है तो उस केस में तो यूरिन डायरेक्टली ब्लैडर से यूरिनरी बैग में जा रहा है, तो आप कैसे यूरिन कलेक्ट करेंगे? इस केस में तो आप डायरेक्टली यूरेथ्रा से कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं यूरिन। तो कैथेटराइज्ड पेशेंट में एक नॉर्म है कलेक्ट करने का, वो देखते हैं। सो कैथेटराइज्ड पेशेंट में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये कैथेटराइज्ड ट्यूब है और ये यूरिन बैग है, ओके, एंड हेयर इट इज़ यूरेथ्रा। सो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि क्लैंप लगाते हैं एक डिस्टली, मतलब यहाँ पे एक क्लैंप लगा देंगे, क्लैंप लगा के उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक उसके बाद एक
स्मॉल ओपनिंग रहता है, ओके। उस ओपनिंग के थ्रू हम लोग कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लैंप क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ से यूरिन वापस ना जा पाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्लैंप लगा दिया ताकि यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से आए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्लैंप लगाते हैं डिस्टली, ओके। क्लैंप डिस्टली लगाते हैं और फिर यूरिन यहाँ से जो स्मॉल पोर्ट रहता है वहाँ से यूरिन कलेक्ट कर लेते हैं कैथेटराइज्ड पेशेंट में, ओके। पूरा कैथेटर ट्यूब निकालने का ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो आप लोगों ने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वैसे ही यूरिन में बैक्टीरियल लोड जो है वो बहुत कम रहता है और डिटेक्ट करने टाइम बहुत मुश्किल भी होता है। तो उस केस में इसलिए हम लोग को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्पेसिमेन को टू द लेबोरेटरी। नाउ इफ़ यदि कोई डिले का चांसेस है, या आप जिस दिन स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं उसके बाद दिन या उसी दिन हो सकता है कि लेबोरेटरीज बंद हो, कोई नेशनल हॉलीडे हो या संडे हो, लेबोरेटरीज बंद है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए आपको बोरिक एसिड यूज़ करना है, ठीक है। आप बोरिक एसिड ऐड करेंगे उस स्पेसिमेन में और आप तब उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हो जाता है बोरिक एसिड का, ठीक है। आफ्टर दैट आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या है कि जो यूरिन सैंपल आपने लिया है उसे डायरेक्ट आप एक स्मीयर बनाएंगे एक क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड्स पे, और एक स्मीयर बना के डायरेक्टली उसको एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं वेट माउंट एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग पस सेल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। पस सेल्स क्या होता है, पस सेल्स नथिंग बट द वाइट ब्लड सेल्स और द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है उसी को हम लोग पस सेल बोलते हैं। एंड जब हम लोग जानते हैं कि जब कहीं भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी साइट हो बॉडी का इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जाएंगे ही जाएंगे, उनका काम ही है जाना वहाँ पे। तो न्यूट्रोफिल्स जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो सैंपल में भी आएंगे। जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे तो जब यूरिन में बैक्टीरिया सेड हो रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स ऑफ कोर्स न्यूट्रोफिल्स भी सेड होंगे ना, तो न्यूट्रोफिल्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और वो जो न्यूट्रोफिल्स हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पस सेल्स, ठीक है, इन यूरिन। इसके अलावा हम लोग ल्यूकोसाइड स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। तो ल्यूकोसाइड स्ट्रेस टेस्ट से क्या होगा कि ल्यूकोसाइड्स मतलब डब्ल्यूबीसीज जो स्ट्रेस रिलीज करता है इन द यूरिन वाइल टैकलिंग द बैक्टीरिया को जब टैकल कर रहा है डब्ल्यूबीसीज, तो कुछ स्ट्रेस एंजाइम्स रिलीज करता है। वो स्ट्रेस एंजाइम जो है वो यूरिन में भी आ जाता है, तो ल्यूकोसाइड स्ट्रेस को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ग्राम स्टेनिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तो है, वी कैन डू ग्राम स्टेनिंग, बट यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरियल लोड बहुत कम है, बहुत कम बैक्टीरियल लोड होता है यूरिन में। तो ग्राम स्टेनिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैक्टीरिया आया भी है कि नहीं आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्राम स्टेनिंग में कि मिस हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन का बात अभी अभी तक हम लोगों ने किया है, दैट इज़ वेट माउंट एग्जामिनेशन और ल्यूकोसाइड स्ट्रेस टेस्ट, ये सब इनडायरेक्टली हम लोग को बता सकता है कि कोई इन्फेक्शन है वहाँ पे, बट वी कैन नॉट नो अबाउट द पॉजिटिव एजेंट। हम लोग को ये पता नहीं चल सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा पैथोजन है वहाँ पे जो इन्फेक्शन कर रहा है, बट हम लोग ये जान सकते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो इन्फेक्शन है वहाँ पे, तभी यहाँ पे पसल्स दिख रहा है और तभी ये स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन से हम लोग को ये बात कंफर्म हो सकती है कि इन्फेक्शन है। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा पैथोजन है भाई जो इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्चर करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक इनोक्यूलेटिंग लूप लेंगे। आप सब लोगों ने इनोक्यूलेटिंग लूप देखा ही होगा अपने माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में। सो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक इनोक्यूलेटिंग लूप है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज इनोक्यूलेटिंग लूप लेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैंडर्डाइज इनोक्यूलेटिंग लूप लेना है। तो स्टैंडर्डाइज इनोक्यूलेटिंग लूप से क्या होगा, एक ऐसा इनोक्यूलेटिंग लूप जिसमें 1 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल ही आ सके। मतलब ये जो यहाँ पे सैंपल आता है ना, ये जो स्मॉल रिंग टाइप का होता है, तो इस रिंग में केवल 1 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल ही आ सके, ऐसा आप लोगों को स्टैंडर्डाइज इनोक्यूलेटिंग लूप लेना होगा। ये 1 माइक्रोलीटर का क्या रोल है मैं आपको बाद में बताता हूँ।
लेकिन अभी आप लोग को जानना है कि 1 माइक्रोलीटर सैंपल लोड जिसमें आ सके वैसा ही इनोकुलेटिंग लूप लेना है आपको, स्टैंडर्डाइज जिसको हम लोग इनोकुलेटिंग लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा इनोकुलेटिंग लूप हम लोग ने ले लिया। उसके बाद उस इनोकुलेटिंग लूप से यूरिन को इनोकुलेट करते हैं और 2 मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग। एक होता है मैकोंकी अगार और दूसरा होता है ब्लड अगार। ठीक है, 2 मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे और 2 मीडिया में तो इनोकुलेट करने के बाद हम लोग इंक्यूबेट कर देंगे उसको एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। आफ्टर इनोकुलेशन हम लोग क्या देखेंगे कि कॉलोनी का ग्रोथ हो रहा है। यदि यूटीआई सही में है तो बैक्टीरिया सेड हुआ है। बैक्टीरिया सेड हुआ है मतलब यूरिन में बैक्टीरिया सेड हुआ है तो मतलब यूरिन में बैक्टीरिया है, और यूरिन में बैक्टीरिया है जब हम लोग कल्चर करेंगे तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही, और बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो कॉलोनी बनेगा ही। कॉलोनी बनेगा तो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक भी आएगा ही। तो what type of colony characteristics we can see on those media, the Maconchi agar and the blood agar. By that we can get a clue about the pathogenic organism. So यदि हम लोग बात करें मैकोंकी अगार की, तो यदि इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो ई कोलाई है तो हम लोगों को लार्ज कॉन्वेक्स स्मूथ ट्रांसल्यूसेंट एंड पिंक कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलेगा। यदि इन्फेक्टिव एजेंट क्लेप्सियला न्यूमोनी है तब हम लोगों को लार्ज कॉन्वेक्स स्मूथ म्यूकोइड एंड पिंक कॉलोनीज देखने को मिलेगा। यदि जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो प्रोटियस है तब हम लोग को लार्ज लो कॉन्वेक्स पेल कॉलोनीज विथ फिशी ऑर्डर देखने को मिलेगा। यदि पॉजिटिव एजेंट स्यूडोमोनास है तब हम लोग को डिफ्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगा। सिमिलरली ब्लड अगार में हम लोग कैसे हम लोग को कैसे क्लू मिलेगा कि कौन सा इन्फेक्टिव एजेंट है। तो ब्लड अगार में यदि स्टाफ ऑरिस इन्फेक्टिव एजेंट है तो आप लोगों को गोल्डन येलो कॉलोनीज विथ बीटा हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा। यदि प्रोटियस पॉजिटिव एजेंट है तो नॉन हिमोलाइटिक कॉलोनीज देखने को मिलेगा विथ स्वार्मिंग। यदि स्यूडोमोनास इन्फेक्टिव एजेंट है तो आप लोगों को ग्रीनिश डिफ्यूजन ऑफ पिगमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ड ऑन दिस कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन गेट अबाउट द गेट अ क्लू अबाउट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सपोज आपको मान लीजिए कि कॉलोनी मिल रहा है लार्ज कॉन्वेक्स स्मूथ म्यूकोइड एंड पिंक कलर्ड कॉलोनी, तो आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ये क्लेप्सियला हो सकता है। मे बी इट कैन नॉट बी क्लेप्सियला ऑल्सो, लेकिन आपको एक क्लू तो रहेगा कि क्लेप्सियला हो सकता है। सो यही काम है कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक का, यही इंपॉर्टेंस है कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक का। आफ्टर कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को क्या करना है, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद ग्राम स्टेनिंग करना है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग जब करेंगे आप तो आप लोगों को आइदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स मिलेंगे अरेंज्ड हैप्पैज़ार्डली। तो आप लोगों को सोचना है कि ये ई कोलाई हो सकता है, ये क्लेप्सियला हो सकता है, कुछ कोई एक होगा। यदि ये फीचर मिल रहा है ग्राम नेगेटिव रॉड्स अरेंज्ड हैप्पैज़ार्डली, या फिर यदि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई का फीचर मिल रहा है तो ये प्रोटियस या स्यूडोमोनास हो सकता है। यदि ग्राम पॉजिटिव कॉकाई इन क्लस्टर्स मिल रहे हैं तो स्टाफ ऑरियस हो सकता है। अगेन यहाँ पर भी हम लोग को केवल क्लू ही मिलेगा, वी कैन नॉट बी श्योर। फिर आप लोगों को मोटिलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, ये मोटिलिटी टेस्ट नहीं भी कर सकते हैं, बट फॉर गेटिंग मोर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यू हैव टू राइट अबाउट द मोटिलिटी टेस्ट ऑल्सो। सो मोटिलिटी टेस्ट आप लोगों को करना है, तो मोटिलिटी से भी आप लोगों को एक क्लू मिल जाएगा। ओके, तो यदि मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो ये इकोलाई प्रोटियस या स्यूडोमोनास हो सकता है। ओके, तो आपने क्या एक्सक्लूड कर दिया, यदि मोटाइल पैथोजन है तो आपने एक्सक्लूड कर दिया क्लेप्सियला को और स्टाफ ऑरियस को, फिर आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकते। तो यही इंपॉर्टेंस है मोटिलिटी का। या फिर यदि नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है तो क्लेप्सियला हो सकता है, स्टाफ ऑरियस हो सकता है। मतलब आपने क्या एक्सक्लूड कर दिया, वो इकोलाई नहीं होगा, प्रोटिस नहीं होगा, स्यूडोमोनास नहीं होगा। तो सिंपल आपको बात समझ में आ रही है कि मोटिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। आप इन तीनों को फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं यदि नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो। ओके, यही इंपॉर्टेंस है मोटिलिटी टेस्टिंग का। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कॉलोनी काउंट एंड सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। यदि आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपको ऑनर्स देने के लिए पूछ भी सकता है, ये डिस्टिंक्शन देने के लिए। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया का। सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया का मतलब होता है, बैक्टीरियूरिया का क्या मतलब है, बैक्टीरियूरिया का मतलब है बैक्टीरिया इन यूरिन। सिग्निफिकेंट क्या क्या मतलब है कि कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहे यूरिन में कि हम लोग उसको सिग्निफिकेंट बोलें, कि वो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ
सिग्निफिकेंट। ओके, और कॉलोनी काउंट तो आपको पता है कि कॉलोनी को काउंट करना है कि कितना कॉलोनीज उस कल्चर मीडिया में बना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कल्चर मीडिया है, इसमें मान लीजिए ये हमारे पास चार 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 हमारे पास कॉलोनीज बनी है बैक्टीरिया की। अब चार कॉलोनीज का क्या मतलब है कि ये जो एक कॉलोनी बनी है ये एक बैक्टीरिया से बनी होगी, ये भी एक कॉलोनी एक बैक्टीरिया से, सिमिलरली ये चारों जो है वो चार बैक्टीरिया से बनी होगी। यही मीनिंग है चार कॉलोनी काइटिस की। क्योंकि जब हम लोगों ने स्मीयर यूरिन का स्मीयर किया था यहाँ पे, तो जो जितने भी बैक्टीरिया उस इनोक्रेटिंग लूप में रहे होंगे सब तो इधर उधर छितर बितर हो गए ना। तो उसके कारण क्या हो गया कि एक बैक्टीरिया यहाँ रह गया, एक बैक्टीरिया यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया और एक यहाँ रह गया। तो फिर इनक्यूबेशन के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो किया, ये यहाँ पे ग्रो किया, यहाँ पे ग्रो किया और ये यहाँ पे ग्रो किया। तो चार कॉलोनीज बन गया। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मतलब हो रहा है कि चार बैक्टीरियाज थे उस इनोक्यूलेटिंग 1 माइक्रोलीटर ऑफ इनोक्यूलेटिंग लूप में, चार ही बैक्टीरिया थे। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि 1 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल कंटेन्स फोर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो यदि हम लोग को पर ml इसका कैलकुलेट करना है तो 1 माइक्रोलीटर को पर ml में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 ml में कितना बैक्टीरिया हो जाएगा, 1 ml में कितना बैक्टीरिया हो जाएगा, इधर भी इधर राइट साइड में भी हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 ml में इसका मतलब 4000 बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को पता चल गया कि पर ml कितना बैक्टीरिया है। ओके, पर ml कितना बैक्टीरिया है, पर ml 4000 बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, पर ml 4000 बैक्टीरिया हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को इस फॉर्मूला में सेट करना है इसको। यदि बैक्टीरियल काउंट जो है ये 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया है। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मीन्स सिंगल बैक्टीरियम। एक सिंगल बैक्टीरिया ही तो एक कॉलोनी बनाएगा ना। तो इसलिए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग का एक सिंगल बैक्टीरिया। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का मतलब होता है सिंगल बैक्टीरिया। मतलब 10⁵ से ज़्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिले पर ml ऑफ यूरिन में, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया बोलेंगे। यदि कॉलोनी जो काउंट जो आ रहा है, कॉलोनी काउंट वो आ रहा है 10⁴ टू 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, तो उसको हम लोग डाउटफुल सिग्निफिकेंस बोलेंगे। मतलब उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ेगा, वो यूटीआई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट यदि काउंट लेस देन 10⁴ आ रहा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो इसको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया बोलेंगे। ये कॉमेंसल बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया का। तो यदि हम लोग इसी एग्जांपल को देखें जहाँ पे हमारे पास 4000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आया पर ml ऑफ यूरिन, तो ये किस किस फॉर्मूला में सेट हो रहा है, 4000 मतलब दिस इज फिटिंग इनटू दिस। ओके, मतलब कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है वो लेस देन 10⁴ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml है। मतलब क्या हुआ कि ये नॉन सिग्निफिकेंस, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये कमेंसल बैक्टीरिया भी कर सकते हैं इतना बैक्टीरियूरिया। ठीक है, इतना बैक्टीरियूरिया जो है वो कमेंसल बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट यूटीआई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ कमिंग टू द आइडेंटिफिकेशन आफ्टर द कल्चर। तो हम लोगों ने कल्चर किया, कल्चर करने के बाद हमेशा आइडेंटिफिकेशन करना ही होता है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आइदर हम लोग ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स यूज़ करेंगे या फिर कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स क्या है, वो है मेलिटॉफ एंड वाइटेक। ये हर जगह ही होता है, मेलिटॉफ एंड वाइटेक। कहीं भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट्स भी होते हैं। कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट का कैसे यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पूरा टेबल है, ये एक बहुत ही अच्छा नेमोनिक के तौर पे है या शॉर्ट फॉर्म है ऑफ द डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, और इससे आप लोग बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कोकुई स्पोर, COCUI,
कोकोई स्कोर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज। तो स्यूडोमोनास का कोकोई स्कोर क्या है? पहले कोकोई का मीनिंग क्या है? कोकोई का मतलब होता है C फॉर कैटालेज, O फॉर ऑक्सीडेज, C फॉर साइट्रेट, U फॉर यूरिएज एंड I फॉर इंडोल टेस्ट। तो आपको कोकोई पता चल गया। अब आप याद कर लीजिए, बस आपको याद करना है कि डिफरेंट बैक्टीरियाज का कोकोई स्कोर है क्या। तो स्यूडोमोनास का कोकोई स्कोर जो है वो है P3N2। P3N2 का मतलब है स्टार्टिंग का जो 3 टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा और लास्ट का दो टेस्ट है वो नेगेटिव होगा। ई कोलाई का कोकोई स्कोर है PN3P, मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टेस्ट है पॉजिटिव आएगा और सेकेंड जो बीच का जो 3 टेस्ट है वो नेगेटिव, फिर लास्ट का 5वां टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ओके। सिमिलरली क्लेप्सियल्ला का कोकोई स्कोर क्या है? PNP2N है, मतलब फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव है, सेकेंड टेस्ट नेगेटिव, फिर बीच का 2 टेस्ट पॉजिटिव और लास्ट टेस्ट नेगेटिव, PNP2N। और प्रोटियस का भी सिमिलरली है, PNP2N। तो फिट करिए इसको, स्टार्टिंग का 3 जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, साइट्रेट पॉजिटिव, यूरियज नेगेटिव है और इंडोल नेगेटिव, लास्ट का 2 नेगेटिव है। यहाँ पर फिट कीजिए PN3P इकोलाई का कोकोई स्कोर। तो इसको सेट करने से पहला पॉजिटिव है, फिर दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा भी नेगेटिव, फिर लास्ट का 5वां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। यहाँ पे फिर क्लेप्सियल्ला का फिट कीजिए। क्लेप्सियल्ला का PNP2N है। तो PNP2N मतलब पहला P पॉजिटिव, दूसरा N नेगेटिव, फिर P2, P2 का मतलब 2 पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, फिर N का मतलब फिर 5वां नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप लोग कोकोई स्कोर याद करके बैक्टीरियाज का बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैंने ऐसे ही याद किया था, आप लोग भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है याद करने के लिए बायोकेमिकल टेस्ट्स। ठीक है। इसके बाद आता है कि स्टाफ ऑरियस यदि है तो उसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या टेस्ट है। सो स्टाफ ऑरियस के लिए जो टेस्ट है वो है कैटालेज पॉजिटिव और कोएगुलेज पॉजिटिव। स्टाफ ऑरियस जो है दोनों पॉजिटिव होता है, कैटालेज पॉजिटिव भी होता है, कोएगुलेज पॉजिटिव भी होता है। इसके अलावा हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग का क्या क्या मतलब है और क्या ज़रूरत क्या है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करने का। तो इसका ज़रूरत यही है कि इसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि वो जो पैथोजन है वो किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और किसके अगेंस्ट ससेप्टिबल है। तो जिसके अगेंस्ट, जिस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो ससेप्टिबल होगा वही एंटीबायोटिक हम लोग पेशेंट को दे देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है इसका एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग का। कैसे करते हैं? ये हम लोग करते हैं बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड। इसका नाम याद रखिएगा, डिस्क डिफ्यूजन मेथड। ओके। और कौन से आकार पे करते हैं? यह आकार भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूलर हिंटर आकार। जितना भी एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग होता है सब इसी आकार पे होता है, MHA, मूलर हिंटन आकार। इसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वो जो पैथोजन है वो ससेप्टेबल है, फिर हम लोग वही एंटीबायोटिक्स दे देंगे पेशेंट को और पेशेंट ठीक हो के घर चला जाएगा। तो ये हो गया पूरा डिस्कशन UTI का। बहुत ही कॉमनली पूछा भी जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इसका लैब डायग्नोसिस और इसका कॉजेटिव एजेंट्स, पैथोजेनेसिस भी पूछा जाता है कभी कभी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी UTI। यही है सब कुछ UTI के बारे में। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इतना ही आज तक। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।